जो चैप्टर है ये दो पार्ट में क्यों डिवाइडेड है? ये इसलिए डिवाइडेड है कि पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारा ह्यूमन आई होता कैसे है। दूसरा हम देखेंगे ये जो पूरा हमारे आसपास हमारा कलरफुल वर्ल्ड है ये एक्चुअल में कलरफुल है क्यों? वी हैव दिस स्ट्रक्चर, इट्स ऑलमोस्ट ओवल शेप स्ट्रक्चर, वी हैव दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द आई। ये एक्चुअल में जो आंख है और ये आंख है ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो ये एक्चुअल में ये क्या है और ये क्या है? अगर मुझे 25 से 15 पे ठीक से देखना है तो मेरी आंख क्या कर रही है देखो। Hello and welcome to another chapter from physics class 10th, human eye and the colorful world. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? नाम ही बता रहा है, we are going to study human eye and human eye से दिखने वाला ये हमारा प्यारा सा कलरफुल वर्ल्ड पार्ट। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में क्यों डिवाइडेड है? ये इसलिए डिवाइडेड है कि पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारा ह्यूमन आई होता कैसे है। अगर मुझे ये कलरफुल वर्ल्ड देखना है तो मुझे उस चीज के बारे में तो समझना और जानना पड़ेगा ना, दैट द ऑर्गन इन आवर बॉडी विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल और मेकिंग मी सी दिस ब्यूटिफुल कलरफुल वर्ल्ड, राइट? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ऑर्गन है वो क्या है, कैसा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे ये जो पूरा हमारे आसपास हमारा कलरफुल वर्ल्ड है ये एक्चुअल में कलरफुल है क्यों? फाइन, हमें रोशनी आ रही है और उसके बाद हमें हर चीज का डिफरेंट कलर दिखता है, तो ये कलर हमें क्यों दिखता है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट ये होगा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें हेल्प करता है देखने के लिए, दैट इज आवर ह्यूमन आई, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, हाउ वी सी डिफरेंट कलर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, हम सब ने अपनी आंख देखी है, रोज ही देखते हैं मिरर के सामने, ओके, और इसी आंख से हम अपने आप को देख पाते हैं। तो ऐसा होता है हमारा आंख थोड़ा सा, फाइन, वी हैव दिस स्ट्रक्चर, इट्स ऑलमोस्ट ओवल शेप स्ट्रक्चर, वी हैव दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ द आई विच इज आवर आईलिड, ये हमारा आईलिड होता है। तो ये आईलिड के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर और नीचे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। मतलब लेट्स सपोज आप किसी जगह पर बहुत ज़्यादा धूल वूल उड़ रही है, आप अपने आईलिड को ऐसे बंद कर दो, आपके आंख में धूल नहीं आएगी, और जो भी ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज आवर ह्यूमन, फाइन। चलिए पढ़ते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन आई है बेटा, इट इज वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स विच इज देयर इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? वी हैव ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई। आई हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी कोल्ड एंड कफ होता है ना हमें, तो नाक नहीं काम कर रहा, हमें खुशबू नहीं आ रही, तो व्हाट चल रहा है, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी साउंड प्रूफ रूम में चले गए, अगला बात कर रहा हमें सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, चलता है, दिख तो रहा है, बट आई ऐसा इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है कि अगर आई का वर्किंग ठीक से ना हो या आई हमारे पूरे बॉडी में ना हो, आपको कुछ चीज, कोई भी चीज दिखेगी ही नहीं। आपको अगर आपकी बॉडी में आंख ना हो, आप 2 कदम सही से नहीं चल पाते। एम आई करेक्ट? यस। तो इसीलिए आई जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन आपके बॉडी का है। तो ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है हमें टू लोकेट सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू सी, फाइन। नाउ ये और कैसा होता है और किस तरह से दिखता है? सबसे पहले तो आपने ये देखा, ये आई है, आप अपने पूरे हेड को देखो, दिस इज कॉल्ड द स्कल। अब ये जो स्कल है इसके अंदर अगर आप आंख को टच करोगे, फील करोगे, द आई इज इनसाइड अ सॉकेट। प्लग देखा है आपने? प्लग, किसी भी चीज का प्लग, उस प्लग को आप क्या करते हो, किसी सॉकेट के अंदर घुसा देते हो और फिर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ट्रैवल करती है, राइट? जैसे हम लोग कोई भी प्लग लगाते हैं, फोन का चार्जर लगाते हैं या फिर कोई लैपटॉप का चार्जर लगाते हैं या फिर मिक्सी चला रही है मम्मी, तो वो प्लग ऐसे अंदर घुसाती है, ठीक है, तो वो अंदर ऐसे फिट हो जाता है कि वो फिर हिलता नहीं है। तो हमारा आई जो है ना बेटा, वो भी एक सॉकेट के अंदर घुसा हुआ है। ये सॉकेट किसका सॉकेट है? स्कल का। स्कल ने 2 ओपनिंग ऐसे दिए हुए हैं कि आई उसके अंदर पूरी तरीके से फिट हो जाए और एकदम प्रोटेक्टेड रहे, ना हिले ना डुले। तो क्योंकि आप ऐसे करते हो तो कि आई बाहर निकल के आ जाती है, वो सॉकेट के अंदर फिट है। क्लियर बात? तो यही यहाँ पे बोला गया है, दे आर लोकेटेड इन द आई सॉकेट इन द स्कल।
देन क्या है, द डायमीटर ऑफ द आई इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो डायमीटर है ये 2.3 सेंटीमीटर एवरेज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी का ये वैल्यू होगा, क्योंकि किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती है, किसी की आंखें छोटी होती है, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू में अगर एवरेज देखा जाए तो वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। द साइज ऑफ द आई रिमेन सेम थ्रू आउट आवर होल लाइफ। कभी देखा है आपने छोटे छोटे बच्चों की आंखें कितनी बड़ी बड़ी होती है, ऐसे देखते हैं वो लोग, ऐसे फोटोग्राफ्स में है ना, ऐसे बड़ी बड़ी सी आंखें होती है। लेकिन नॉर्मल जब वो इंसान बड़ा हो जाता है या वो अडल्टहुड में आता है, तब उसकी आंखें नॉर्मली दिखती है, ऐसे बड़ी बड़ी तो नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमारा आई थ्रू आउट द लाइफ ग्रो नहीं करता है, उसका साइज सेम ही रहता है। इसलिए जब वो छोटा होता है तो उसका फेस छोटा होता है तो आंखें बड़ी लगती है, क्लियर। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसका फेस बड़ा हो जाता है तो उसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं, तो आई बिल्कुल नॉर्मल दिखने लग जाती है। ऐसा नहीं लगता कि उसकी आंखें बहुत बड़ी है। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबकी आंखें सेम नहीं होती, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी बड़ी भी होती है। बट दिस वैल्यू इज द अप्रॉक्स वैल्यू। लेट्स मूव ऑन नाउ। आगे क्या है, ये पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। अब ये पार्ट हमें अच्छे से अभी इसलिए समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके यहाँ पे जितनी भी लिखी गई चीजें हैं ये सारी की सारी आपको पूछी जाएगी एग्जाम में, कोई भी उठा करके पूछ लेगा, ठीक है। नाउ ये एक्चुअल में जो आंख है और ये आंख है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये एक्चुअल में ये क्या है और ये क्या है, ये आपको समझ आ रहा है? ये हमारा एक्चुअल आई है। फाइन, हमारा आई ऐसा दिखता है, हमारे पास इस तरह का ओवल स्ट्रक्चर है और ये हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो मैंने अभी कहा कि आपके डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई गंदगी आपके एयर में है तो उसको रोकता है, आईलिड अपने आप को क्लोज करता है। फाइन, और ये है मेन पोर्शन ऑफ द आई जो हमें पढ़ना है। फाइन, तो ये और ये तो डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, क्योंकि ये मैं ऐसे देख रही हूँ। फाइन, लेकिन अब मैंने अपने आंख को निकाला और उसको ऐसे टर्न कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ आई एम सीइंग माई आई लाइक दिस। क्योंकि ये सॉकेट अंदर तक गया हुआ है तो मुझे अंदर भी तो देखना है क्या चीज है। सिर्फ बाहर बाहर का देख लोगे तो क्या पता चलेगा कि आई के अंदर रोशनी कैसे जा रही है। लाइट, हाउ इट इज एंटरिंग माई आई, बिकॉज लाइट डज नॉट, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड बट इट इज गोइंग इन साइड, नो? So how will you study inside part until unless you see how it is going like this? So what I have taken, this is my eye, but I have taken my eye as this. Clear? Okay. अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आई एक्चुअल में है क्या। अब आई जो है मेरे बॉडी का वो पार्ट है जिसके अंदर कुछ चीज एंटर करती है। क्या एंटर करती है आई के अंदर? वेरी गुड, लाइट एंटर करती है। तो यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ एंटर कर रहा है। अच्छा, अब हम कहीं भी एंटर करते हैं सो वी हैव डिफरेंट गेट्स, डिफरेंट लेयर्स, तो वी एंटर थ्रू दैट, ठीक है। लेट्स सपोज वी आर एंटरिंग इनटू अ बिग बंगलो, तो हमें उसका पहला गेट मिलता है, देन वी गेट अ लॉन और समथिंग एल्स एंड देन वी गेट अ स्मॉलर गेट विच लीड्स टू द हाउस। ऐसा ही होता है कुछ। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि ये कैसा है। तो अगर मैं देखूं कि मेरा आई का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है कैसा, तो लेट्स सपोज ये मेरा कोई लाइट का सोर्स है और यहाँ से लाइट आ रही है। फाइन, तो यहाँ से लाइट आई और ऐसे करके जा रही है। समझ में आया? लाइट का सोर्स ये है। लेट्स सपोज कोई बल्ब है, ठीक है ना, कोई बल्ब है और उसका वो लाइट का सोर्स है। समझ में आ गया? अब मैं आपको लाइट का सोर्स कहाँ से ये तो नहीं बताऊंगी, लाइट का सोर्स आपको समझा दिया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स और पार्ट समझाऊंगी। फाइन, नाउ अब सबसे पहला जो लाइट मेरा फेस करेगा गेट, वो एक पतला सा आई के ऊपर लाइन है जो कि दिखता नहीं है लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट और वाटरी होता है। उसको हम बोलते हैं द फर्स्ट गेट ऑफ माय आई विच इज कॉल्ड कॉर्निया, विच इज कॉल्ड कॉर्निया। फाइन, तो जैसे ही आप आंख देख रहे हो, ठीक है ना, और आंख का जो सबसे ऊपर का गेट यानी लाइट गई और सबसे पहला जो उसको ऑब्स्ट्रक्शन या गेट मिला या वो स्ट्रक्चर मिला जहां से उसको पास होना है, वो है कॉर्निया। अब जब भी कोई यहाँ से पास होने लगेगा लाइट, तो ये कॉर्निया क्या करेगा, उसको थोड़ा सा देखेगा, सोचेगा, समझेगा, उस हिसाब से एंटर करेगा, पर एंटर होने देते हैं, ठीक है।
तो ये सारा का सारा लाइट जो है वो लाइट आया और इसके यहाँ से एंटर करने लगा, यानी कि all the light actually which is coming from outside is falling on which part of my eye? कॉर्निया। तो अब ये जो कॉर्निया है, इसके बाद का जो मेरा आई स्ट्रक्चर, ये डेंस स्ट्रक्चर है। कॉर्निया से पहले ये वाला जो आउटर पार्ट था ये एयर था, और कॉर्निया के बाद ये वाला जो पार्ट है ये मेरा आई है। क्लियर? अब ये आई है और ये एयर है, यानी कि ये जो है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी लाइट रेयरर यानी एयर से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है? रिफ्रैक्ट। अब आप लोग ये बताओ मुझे कि जो सरफेस है जहां से आई घुस रही है और अब अंदर जा रही है, वो सरफेस कौन सा है? कॉर्निया। अब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे होगी फिर? कॉर्निया। क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम्स कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो लाइट की बेंडिंग कहाँ पे होती है? कॉर्निया पे होती है। ठीक है, नाउ कॉर्निया से मेरी लाइट घुस गई, यानी कि मैं अब फर्स्ट गेट एंटर कर गई। ओके, अब जब मैं फर्स्ट गेट एंटर करती हूँ तो मुझे दिखता है खूब सुंदर सा स्विमिंग पूल है, अच्छा सा, घर के बाहर। ठीक है, बड़ा बढ़िया सा स्विमिंग पूल है। तो अब जो मेरा ये आई है उसके बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको मैं ये कहती हूँ कि दैट इज अ लिक्विड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज माय aqueous humor. फाइन, दिस स्ट्रक्चर इज माय aqueous humor। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको हम aqueous humor कहते हैं। ये जो होता है ये लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, और ये लिक्विड स्ट्रक्चर जो होता है ये आगे लाइट को आगे लेके जाता है। तो चलिए, अब मेरा लाइट यहाँ से एंटर हो गया। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है आई का वो आता है कि अब गेट पार कर लिया, स्विमिंग पूल पार कर लिया, अब मेन गेट आता है जहां पे हम हाउस में एंटर करेंगे। ठीक है, अब मेन गेट जब आता है तो क्या होता है? मेन गेट के सामने दो संतरी खड़े रहते हैं। ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं? रुको, कौन सा लाइट हो तुम? ज्यादा, कम, कैसा? तो वो रोकते हैं। फाइन, तो उसी तरीके से अब इस स्ट्रक्चर के बाद मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे दो गार्ड हैं। ठीक है ना, दो गार्ड हैं, और ये गार्ड मेरे लाइट से क्वेश्चन करते हैं व्हाट टाइप ऑफ लाइट यू आर, उसी हिसाब से ये दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, तो दरवाजा कौन सा है? दरवाजा है मेरा ये स्ट्रक्चर। कैन यू रिलेट दिस? दिस इज माय डोर, ओके, एंड these two are my guards. ओके, तो ये जो मेरे गार्ड्स हैं ये हो गए मेरे आइरिस। ओके, और ये जो मेरा गेट है इसको मैंने क्या बोला? प्यूपिल। तो ये गार्ड हुए मेरे आइरिस, और जो गेट है जिसके अंदर से अब मेरा लाइट अंदर घुसेगा वो है मेरा प्यूपिल। क्लियर? नाउ, तो ये गार्ड करते क्या है? ये गेट को क्लोज और ओपन करते हैं, यानी कि बड़ा करा या छोटा करा। ठीक है, तो लाइट जब एंटर करती है तो उसके गेट को, साइज को ज्यादा और कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आइरिस की। सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू मैक्सिमाइज इट और मिनिमाइज इट, हु इज डूइंग एज अ गार्ड? आइरिस। ठीक है, एंड द लाइट इज एंटरिंग थ्रू व्हाट? द गेट। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? प्यूपिल। सो नाउ माय आई इज एंटरिंग इनटू द गेट विच इज माय प्यूपिल। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, कैन यू सी दिस आई? ब्यूटिफुल आई है ये पूरा का पूरा जो कलर है दैट इज ब्लू। सबकी आईज ब्लू नहीं होती, ऐश्वर्या राय को छोड़ करके हम सबकी आई ब्लू या सॉरी ब्राउन या ब्लैक है। तो ये जो पोर्शन है ना जिसका ब्लू है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ग्रीनिश होता है, ब्लैक होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्राउन होता है, इस ही कलर्ड पार्ट को हम आइरिस बोलते हैं, जो कि मैंने ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये कम या ज्यादा होता है, और ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा वो गेट जिसके अंदर से मेरी लाइट जाती है। तो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट light does not enter through my whole eye from here to here. It only enters through that small pinhole which is your pupil. बात क्लियर हो गई? तो ये प्यूपल का साइज ज्यादा या कम करना इस आइरिस का काम है, और ये आइरिस बहुत ब्यूटीफुल होता है।
वो जो संतरी खड़े हैं ना, वो जो गार्ड है, आइरिस गार्ड है ना, वो बड़े कलरफुल से कपड़े पहने होते हैं, ठीक है। तो ये आइरिस एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आई द कलर। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई हु गिव्स द कलर टू द आई, व्हाट विल बी योर आंसर? आइरिस। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा करना क्यों है? बताऊं क्यों? आप सो रहे हो, एकदम डार्क कमरा है, और आपकी मम्मी ने फटाफट उठाया और खींच के धूप में लेकर चली गई, आपकी आंखें कैसी होती हैं? ऐसे करते हो ना आप लोग? या फटाक से मम्मा ने लाइट ऑन कर दिया तो कैसे करते हो आप लोग? अरे मम्मा प्लीज लाइट ऑफ करो, ऐसे करते हो ना? तो आपकी आंखें छोटी हो रही होती, क्यों? क्योंकि आपकी आंखें सो रही होती है, रिलैक्स्ड होती है, एकदम इत्मीनान से आपके मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, और अचानक से मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कमिंग इनटू योर आई। सो व्हाट विल द आइरिस डू? आइरिस विल से ओके वेट 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 वेट, आई विल क्लोज द गेट अकॉर्डिंगली, एंड वो छोटा कर देता है प्यूपिल की साइड्स को, ताकि हमारी जो रोशनी है कम घुसे, और थोड़ी देर बाद लाइक 5 to 10 सेकेंड हम लोग अपनी आंखें ठीक से खोल पाते हैं और देख पाते हैं। ऐसा ही होता है। यस। तो ये एडजस्टमेंट कौन करता है? आइरिस। अब मेरी आंख के अंदर जो है ना रोशनी घुस गई गेट के थ्रू से, विच इज प्यूपिल। अब जैसे ही घुसी तो एक बड़ा सा क्रिस्टलाइन शैंडलियर आ गया मेरे पास, क्रिस्टल आ गया बड़ा सा, ठीक है। घर के अंदर घुसती मेरे को क्रिस्टल दिखा। ये क्रिस्टल क्या है? कुछ नहीं, इस क्रिस्टल को आई के हिसाब से लेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? लेंस। नाउ ये जो लेंस है हमारा, ये जो लेंस है, कैन यू सी दिस? दिस इज माय लेंस ना। ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है? ऐसा स्ट्रक्चर है लेंस का। दैट मीन्स ये कौन सा लेंस होगा? कौन सा क्रिस्टल लेंस होगा ये मेरा? यस, इट इज कन्वेक्स लेंस। तो हमारे आंखों के अंदर, सभी के आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। तो जैसे ही प्यूपिल से लाइट अंदर गई, उसने किसको फेस किया? लेंस को, विच इज क्रिस्टलाइन लेंस। और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, ये कन्वेक्स नेचर का है। ओके, नाउ ये कन्वेक्स जो लेंस है, अब क्या करेगा? यहां से दो जगह से अटैच्ड रहता है। जो ये अटैचमेंट है, इस ये मस्कुलर अटैचमेंट है, ये मसल्स हैं जिसने लेंस को पकड़ रखा है, ठीक है। अब अगर कहीं बहुत बड़ा सा बंगलो है, वहां पे एक क्रिस्टल रखा है, तो उसको होल्ड करने के लिए तो कुछ तो होगा ना। तो आंख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है, उसको होल्ड करने के लिए दो मसल्स हैं, उनका नाम है सिलियरी मसल। तो ये जो दो लेंस है, इसको भी मसल्स ने पकड़ा हुआ है, और इसका नाम है सिलियरी मसल्स। नाउ these ciliary muscles are actually doing what? एक रबड़ ले लो, एक रबड़ लो, उसको ऐसे ऐसे करो तो वो कैसा हो जाएगा? ऐसे। और अब वो रबड़ जो है, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा, बस दबाओगे, है ना। लेकिन अगर आप उन दोनों को खींचो, रबड़ के दोनों एंड को खींचो, तो कैसा हो जाएगा? वो ऐसा हो जाएगा। वैसे ही लेंस देखो, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, आप दोनों से दबाओगे तो वो ऐसा मोटा हो जाएगा, फिर आप दोनों एंड से खींचोगे तो वो पतला हो जाएगा। तो ये मसल्स जो है, ये क्या कर रहे हैं? ये लेंस के अपर्चर को कम या ज्यादा करते हैं, मतलब हमारे लेंस को एडजस्ट कर। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेरा जो आई के अंदर जो लाइट है, वो अंदर घुस गया, ठीक है। लाइट अंदर घुसने के बाद अब मेरा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है, और जाके टच करता है आपके एक स्क्रीन को, जिसको बोला जाता है रेटिना, जिसको बोला जाता है रेटिना। अब ये रेटिना वही फिल्म या वही स्क्रीन है जिसके ऊपर मेरी इमेज बनती है, ठीक है। तो कहाँ बनती है मेरी इमेज? रेटिना में। ओके, नाउ रेटिना से ही एक जगह है जहां से कनेक्ट होकर के मेरा एक नर्व जो है वो जाता है ब्रेन तक। कहाँ तक? ब्रेन तक। अब ये जो नर्व है, इस नर्व को हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, सॉरी ऑप्टिक नर्व। दिस नर्व इज कॉल्ड माय ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व ही मेरे आंख के अंदर बनने वाले, यानी रेटिना के अंदर बनने वाली जो भी इमेज या पिक्चर है, उसको कहाँ तक लेके जाना होता है? ब्रेन। क्यों मैम, ब्रेन में क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा है 4-5 महीने का या 3 महीने का, उसके सामने शेर आ जाए, क्या वो डरेगा? नहीं। क्यों? उसे पता ही नहीं है शेर क्या चीज है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं, ब्रेन ने कभी देखा ही नहीं। तो हम जो भी चीज देखते हैं ना बेटा, जो भी हमारे आंखों में आता है, वो हमारे ब्रेन को जाता है सिग्नल।
और ब्रेन हमें बताता है कि अच्छा ये सांप है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये है, ये आग है, ये गरम है, भागो। ठीक है, ये सारा सिग्नल तब बनता है जब ब्रेन हमें फॉर्मुलेट करता है। जब कोई चीज ब्रेन को पता ही नहीं है ये क्या है, तो क्या ब्रेन आपको ये सिग्नल दे पाता है कि अरे यार ये ऐसी चीज है, इसको मत मत छुओ या भागो या रहो? होता है ना, कभी कभी आप एक अनजान जगह पे चले गए, आपने एक कीड़ा सा देखा कुछ, ठीक है, आपके ब्रेन ने वो पिक्चर कभी देखी ही नहीं है, आप उसको टच कर लोगे वो आपको काट लेगा। पॉसिबल? Yes, because your brain does not know. So everything which your retina picturize goes to the brain for keeping the thing as a memory and formulating what to do. Clear बात? Okay. तो ये कौन सा नर्व हमें लेके जाता है हमारे ब्रेन तक, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ओके, अब जितना भी इमेज है वो हमारे यहाँ 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 सारा ये रेटिना पे बनता है। क्लियर? अब रेटिना पे, अगर रेटिना जो है वो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ होता है, तो ये वाला जो जगह होता है जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, इस यहाँ पे अगर किसी का इमेज बने ना, तो वो चीज जो है ब्रेन में नहीं जाती, क्योंकि वो ब्लॉक्ड एरिया है। उस एरिया को बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट पे अगर लेट सपोज लाइट आई और लाइट ने यहाँ पे आकर के आपका इमेज बनाया, तो वो कभी भी एक परफेक्ट पिक्चर नहीं बनाएगा और वो पिक्चर ब्रेन में नहीं जाएगा, मतलब इंसान देख नहीं सकता। क्लियर हो गई? नाउ आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर। आपको जो भी पॉइंट इसमें से नोट करना है प्लीज नोट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्निया, प्यूपल, आइरिस, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस आपको बता दिया है, दिस इज लेंस। ठीक है, नाउ यू हैव रेटिना जिसके ऊपर बनता है इमेज, एंड देन देयर इज ऑप्टिक नर्व एंड द ब्लाइंड स्पॉट। यही है हमारा आंख। ओके, और ज्यादा कुछ इम्प्लीकेशंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंख। मैंने आपको बता दिया कि भाई सबसे पहला जो गार्ड है, सबसे पहला जो गार्ड है वो क्या है? सबसे पहला गार्ड है कॉर्निया, बताया था, शाबाश। दूसरा जो है, गेट से निकलती क्या मिलेगा? स्विमिंग पूल, यानी कि पानी। तो वो क्या है मेरा? वो है ये यहाँ तक कॉर्निया, ये पूरा का पूरा जो है ये पानी है। ओके, ये क्या चीज है? ये है मेरा एक्वस ह्यूमर। इसमें दिया नहीं गया है, ओके इसमें दिया नहीं गया है, बट दिस इज द सेकेंड पार्ट विच इज माई एक्वस ह्यूमर। ओके, एंड देन जैसे ही एक्वस ह्यूमर को क्रॉस करेगा हमारे पास क्या आएगा? वो संतरी वाले दो गेट। तो ये है मेरा संतरी वाला, संतरी, और ये है मेरा गेट। ठीक है, तो जो गेट है उसका नाम है प्यूपिल, और जो संतरी यानी जो गार्ड बैठे हुए हैं उनका नाम क्या है? आइरिस। क्लियर? अब जैसे ही मेरी लाइट जो है अब उसमें से एंटर कर गई है, जैसी मेरी लाइट आई यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब एंटर कर गई, तो अब घर के अंदर उनको सबसे पहले क्या दिखेगा? क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, आपको दिख गया क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये है मेरा क्रिस्टलाइन लेंस। इस लेंस को एडजस्ट कौन करेगा? इस लेंस को एडजस्ट करेंगे ये दो मसल। फाइन, ये दो मसल, इन दोनों मसल का क्या नाम है? सिलियरी मसल्स। यहाँ पे दिए गए देखो, सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी मसल्स। फाइन, अब इसका क्या नाम है? दिस इज माय lens, so this is my fifth number, this is sixth number. Clear? Now अब मेरी लाइट एंटर कर गई, इसे विट्रस बॉडी कहते हैं। ओके, और अब ये सीधी जाकर के कहाँ बनेगी? यहाँ पे इमेज बनेगी। इस स्क्रीन को क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना। स्क्रीन को क्या कहते हैं हम लोग? दिस स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। सो दिस इज द माय सेवेंथ नंबर। और ये जो रेटिना है, रेटिना के से ही कनेक्टेड मेरा एक नर्व जाता है जो कि ब्रेन को सारा फंक्शन देता है कि रेटिना में चीज क्या बनी। उस नर्व को, ब्लड वेसल नहीं है, नर्व सेल है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। so this is my eighth structure which is your optic nerve, it's the neuron. ओके, अब अगर मेरा रेटिना का इमेज जो है ये उसी जगह पे बना जहाँ पे मेरा ऑप्टिक नर्व है, खतरे का निशान, वहीं पे इमेज बन रही है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है रेटिना पे खतरा, यानी कि वहां कुछ नहीं दिखेगा, उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट।
and this is my ninth structure. Is this total structure of the eye clear? Very clear? Okay. हमको बस ये पढ़ना है और उनको प्लीज याद करना है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज लेंस, what is cornea, what is iris, what is pupil. So let's read just. I hope everything is clear, right? चलो पढ़ते हैं. So I'm sorry. Okay, so like cornea, what is cornea? It is the outermost, very important, outermost. सबसे पहला गेट तो वही था ना. Okay, outermost, transparent होता है एकदम. ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन. बताया था अभी मैंने. तो सर लाइट गई, सबसे पहले कौन रोकेगा, कौन रिफ्रैक्ट करेगा? कॉर्निया. रिफ्रैक्शन तो पता है ना, रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड होएगा, है ना, तो बेंड हो जाता. ओके, नाउ लेंस. लेंस क्या है? वो क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हमने यहाँ पार किया, और ये वाला चीज जो हमने देखा लेंस घर के अंदर क्या होता है वो, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फिब्रस जेली लाइक मटेरियल. ओके, provides the focus, real and inverted image. I hope you remember lens, convex lens, जहाँ पे हमने ये बताया था कि convex lens में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है. तो आपके रेटिना में ना सीधी इमेज नहीं बनती, इन्वर्टेड इमेज बनती. ओके, तो वो सीधी कहाँ होती है? ब्रेन में. समझ गए? ओके, नाउ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस and that converge light at the retina. तो हमारा convex lens कैसा होता है? converging lens. इसीलिए convex. अगर concave होता तो क्या होता? लाइट इधर उधर फैल जाती, रेटिना पे कभी आती ही नहीं. क्लियर? ओके, नाउ हमारा है आइरिस. आइरिस कौन सा पार्ट था? वो ब्यूटीफुल सा कलरफुल पार्ट. तो आप लोग आपके रेटिना का कलर क्या है, जाकर के आप लोग मिरर में देख सकते हो. मेरा तो शायद ब्राउन है. फाइन. so it is the dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. गेट कौन सा है? प्यूपल. उसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस. और ये कलर भी देता है, ये आपकी आंख को कलर भी देता है. क्लियर? प्यूपिल क्या है? गेट. सो इट इज द विंडो ऑफ द आई. फाइन, विंडो बोला, हम यहाँ गेट बोल रहे हैं. ठीक है, लाइट को एंटर ही तो कराना है, चाहे विंडो से कराओ या गेट से कराओ. सो इट इज द विंडो ऑफ द आई. इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन द iris. It regulates and control the amount of light entering the eye. हाँ, वही गेट है, तो उसी के थ्रू एंटर हो रही है आपकी लाइट, यानी कि वहीं से कंट्रोल होगी. पर कंट्रोल करेगा कौन? आइरिस. क्लियर होगी बात? नाउ प्लीज नोट डाउन दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट डाउन दिस while we move on to the other structures of. So I hope everyone has written this. Now let's move on to the other parts. Okay, तो next part क्या है आपका? next part है आपका ciliary muscle. क्या बताया था मैंने? ciliary muscle. ciliary muscles क्या होता है? ciliary muscles ये वाले पार्ट है, ये वाले जो किसको पकड़े हुए हैं? क्रिस्टलाइन लेंस को. ओके, they hold the lens in position and help in modifying the curvature of the lens. Now curvature of the lens क्या होता है? कि मोटा या पतला करना लेंस को. ठीक है, तो curvature को कौन कंट्रोल करता है? मेरा ciliary muscles. ओके, नाउ कम्स रेटिना. रेटिना क्या होता है? रेटिना वो फिल्म है जिसके ऊपर मेरा इमेज बनता है. तो इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light sensitive cell. तो ये है मेरा रेटिना, और इसके अंदर क्या बोला है? इट हैज enormous number of लाइट सेंसिटिव सेल्स. लाइट सेंसिटिव सेल्स में हमारे दो सेल्स आते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. ठीक है, कॉन्स जो है वो कलर्स को सेंसिटाइज करता है, और रॉड्स जो है वो इंटेंसिटी, कितनी ज्यादा लाइट है कितना कम लाइट है उस हिसाब से हमारे इमेज को फॉर्म करता है. So on the retina we have different types of cells which actually identify the colors and the intensity of the light. Clear? Now what is the next one? ऑप्टिक नर्व. क्या करता है? वो नर्व या न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है. कहाँ से? आई के रेटिना से. सो इट ट्रांसमिट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन. कहाँ पे है हमारा? ये है हमारा ऑप्टिक नर्व. नाउ ब्लाइंड स्पॉट, वो जगह जहाँ पे रेटिना में ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होता है, यानी कि दिस प्लेस. यहाँ हमारा इमेज बनेगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. So the point at which the optic nerve leaves the eye. ठीक है ना,
यहाँ से जो निकलता है इस जगह को बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज एक्वस ह्यूमर। क्या कहा था? गेट से एंटर करते ही एक स्विमिंग पूल है ना, इस स्विमिंग पूल का नाम क्या बोला था मैंने? इट्स अ एक्वस थिंग। This is aqueous humor. So what is it? Between the cornea and the eyelids. So it is eyelids. This is cornea. So between the eyelids and the cornea, there is a space filled with transparent liquid. Okay, which is called the aqueous humor. All right. Now, which helps the refracted light to be focused on the retina. It also provide nutrition to the eye. तो ये जो जेली और फिल्ड स्ट्रक्चर्स है, आपका जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसी में आपके न्यूट्रिशन भी है फॉर द आई. इट इज एक्चुअली गिविंग द रिफ्रैक्टेड रे. कहाँ से आई रिफ्रैक्ट होके? कॉर्निया से. जो रिफ्रैक्टेड रे आई ये सीधा सीधा कहाँ फोकस कराएगा? आपके लेंस पे, और लेंस से सीधा रेटिना. क्लियर होगी बात? What is next? Then you have another type of liquid which I haven't tell you. I will tell you now. It is vitreous humor. तो दो humor है हमारे. मजाक नहीं, humor मतलब पानी, liquid filled structure. ठीक है? तो दो humor है हमारे. एक है aqueous humor जो सबसे पहले आ जाता है, पहला स्विमिंग पूल, और एक है vitreous humor जो एक्चुअली घर के अंदर है. एक स्विमिंग पूल बाहर है मजे लेने के लिए और एक स्विमिंग पूल अंदर है. अगर सर्दियों में अगर स्विमिंग पूल का मजा लेना तो अंदर वाले मिलेंगे. Jokes apart, so we have two humors. It is vitreous humor. Now vitreous humor कहाँ होता है पता है? This whole thing is called your vitreous humor. This is also not void और खाली नहीं है. ये भी fluid, transparent fluid filled structure है. See, the space between eyelids and retina filled with a liquid, all right, called vitreous humor. So nothing is khali here, everything is filled with transparent liquid. Okay, so this part is called vitreous. Clear? Okay, next is far point और near point. क्या होता है? Okay, now उस far point और near point को जानने से पहले ओके पहले हम फार पॉइंट और नियर पॉइंट पढ़ लेते हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस स्लाइड. एवरी एस्पेक्ट लाइक ऑल द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी. Fine, you can take a screenshot of it, and these are very important from exam point of view because they can ask you what is aqueous humor, what is vitreous humor, what is the use of aqueous humor. So you must know what is it and what is its function. Moving on, far point of eye and near point of eye. Okay, फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या है मैम? ये फार पॉइंट नियर पॉइंट ऐसे भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है. एक बात बताओ, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं, क्या आप एक पेपर लो और उसमें कुछ कुछ लिखो और उस पेपर को एकदम अपने पास में ले आओ, क्या आप देख पाओगे उसमें क्या लिखा है? फोकस कर पाएगा आपका आई? पढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि आपका एक नियर पॉइंट भी होता है कि यहाँ से इतने से नियर आप कुछ भी नहीं देख सकते. मतलब अगर आपका ये नियर पॉइंट है तो इससे ज्यादा ऐसे कर दोगे ना आपको नहीं दिखेगा. ठीक है? और फार पॉइंट एक दूरी तक आप सब कुछ क्लियर देख सकते हो. उसके बाद आपको बोले यार भैया धरती से पार चांद को देख लो, देख पाते हो क्या एकदम चांद पे क्या चल रहा है वहां अगर लोग है तो? नहीं, क्योंकि वो आपका रेंज ही नहीं है. तो हमारे आई के दो रेंज है. एक है नियर रेंज कि हम इससे इससे पास कोई चीज नहीं देख पाएंगे, और एक है फार रेंज कि हम इससे दूर कोई चीज क्लियरली नहीं देख पाएंगे. तो उसी से दो पॉइंट्स जनरेट हुए हैं जो कि है फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट. चलिए सबसे पहले नियर पॉइंट की बात करते हैं. तो नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट है मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली without any strain is called the least distance of vision for a normal eye. It is obviously, हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 25 सेंटीमीटर. क्या बोल रहा है? Okay, let's suppose this is my pen and something is written on it. Okay, so it is the brand of this board, it is written here. Now अब ये है 25 सेंटीमीटर और मैं इसको देख पा रही हूँ. ठीक है, इतना मेरा आँख से यहाँ 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली मेरा डिस्टेंस है. मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा नॉर्मल आई है, मेरा आई बिल्कुल 6/6 है. तो अब मैं अगर इसको ऐसे ले आऊंगी ना, ये 25 था मेरे को परफेक्ट दिख रहा है, 25 से दूर भी मेरा परफेक्ट ही दिख रहा है. ओके, अब मेरा ये 25 है और 25 से मैं आगे ला रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा. एक्चुअली द लेटर्स आर मर्जिंग. और आगे लाऊंगी तो ये लेटर मेरे से मतलब कुछ भी हो गया है और यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी.
कहने की बात क्या है, ये है 25 सेंटीमीटर और यही है मेरा नियर पॉइंट, ठीक है। इससे नियर अगर कुछ भी होगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी डिस्टिंक्टिवली, या फिर क्लियरली देख तो सकती हूँ कि कुछ लिखा हुआ है, पर क्लियरली या डिस्टिंक्टिवली नहीं देख पाऊंगी। समझ में आ गया आप सबको? ओके, सो व्हाट इज दैट डिस्टेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? इट इज 25 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का स्केल रखा है, स्केल रख के देखो 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कुछ लिख के देखो, आपको नहीं दिखेगा। उस 15 का 30 करो, डबल करो तो दिख जाएगा, करके देखो, ठीक है। नाउ I hope this is clear. It is the minimum distance at which a person can see the things distinctively, clearly, properly, and in a normal human being with a normal eye focus, यानी कि उसकी आंख खराब नहीं हुई है टीवी देख के या स्क्रीन देख के, उसका है 25 सेंटीमीटर। और जिनकी आंखें स्क्रीन और टीवी से इफेक्ट हो चुकी है, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। क्लियर? नाउ अब आते हैं, बात करते हैं फार पॉइंट की। फार पॉइंट क्या होता है भाई? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली, इट इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इट्स वैल्यू इज इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि सबकी रेंज अलग है। हो सकता है मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ, किसी की रेंज, किसी की सिलेरी मसल्स बहुत तगड़ी है, अच्छी, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास है, वो इंफिनिटी तक देख सकता है, ठीक है। अब मुझे चांद पे इंसान जो चल रहा है वो नहीं दिख रहा, ट्रू, पर चांद तो दिख रहा है ना। अब चांद का डिस्टेंस सोचो धरती से कितना है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी मान लो, ठीक है। तो उसको हम लोग कोई रेंज नहीं देते हैं, उसको इन्फिनिटी का। क्लियर? तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल। और ये डायग्राम है फार पॉइंट नियर पॉइंट का। तो ये जो फार नियर पॉइंट है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का मेरे आई का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आई जाता है, लाइट कन्वर्ज होता है और जाके रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक है। नाउ अब ये जो है, ये है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये है मेरा आई, और यहाँ से आई का डिस्टेंस एक्चुअली मैंने इन्फिनिटी बोला हुआ है। नाउ ये कब होता है कि आपकी आईज की जो लेंस है उसको खींच दी जाती है, लंबा कर दिया जाता है, जाके दूर से लाइट जो है आपके आई में एंटर करे, ठीक है। सो दे फ्लैटन द लेंस फॉर वीक रिफ्रैक्शन so that it focuses on the retina. क्लियर होगी बात? अगर आपका उस टाइम पे लेंस छोटा रहे तो क्या होगा बताओ? अरे सारी की सारी लाइट जो इतनी दूर से आ रही है वो फोकस ही नहीं हो पाएगी उस पे। इतना लंबा लेंस रहेगा तो सारा का सारा लाइट आएगा, इतना छोटा लाइट होगा तो थोड़े से लाइट आएगा ना, तो आप इन्फिनिटी नहीं देख सकते हो। समझ गई बात? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भाई इसी चीज को। अगर मुझे 25 से 15 पे ठीक से देखना है तो मेरी आंख क्या कर रही है? देखो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे बड़ा कर रही है, इस तरह से कर रही है, मतलब कुछ तो कर रही है ना मेरी आंख। यानी मेरी आंख क्या कर रही है? एडजस्ट कर रही है। और एडजस्ट का दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में? एकोमोडेट कर रही है। क्या कर रही है? एकोमोडेट। दूर कोई चीज है, अब पास में कोई मेरी चीज पड़ी हुई है, लेट्स सपोज ये पड़ी, मैं नॉर्मल देख रही हूँ, पर दूर से मुझे कोई चीज देखना होता तो मैं कैसे करती हूँ? ऐसे। वी डू दिस नो, ऐसे करके देखते हैं ना। तो यानी कि मेरी आंख ने क्या किया? एडजस्ट किया, कुछ तो अंदर एडजस्ट किया, तो कि हम लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो जब हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट का दूसरा नाम है एकोमोडेट। तो उससे एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम अपनी आंखों को अकोमोडेट करते हैं। तो जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं और ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो यानी कि अपनी आंख ना बोल रही है बेटा बस करो, स्क्रीन मत देखो, फोन मत देखो, मेरे को ना एडजस्ट करनी पड़ रही है, नॉर्मल नहीं हूं अब मैं। So don't see that. Okay, I know you people are all sincere preparing for your board exams. So now, क्या है ये power of accommodation? The process by which certain muscles called the ciliary muscles, okay, functions to change the focal length of the eye so that the image is clearly formed on the retina is called accommodation of the eye. लेंस देखा था आपने? ओके, फिर से देखते हैं लेंस को। ये देखो, ये था मेरा लेंस, सिलियरी मसल, सॉरी, ये था मेरा सिलियरी मसल और ये था मेरा लेंस। ये सिलियरी मसल अपने आप को, लेंस को खींच भी सकता है, लेंस को दबा भी सकता है। तो अकोमोडेशन कौन करता है बेटा? अकोमोडेशन कर रहा है मेरा सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल क्या करता है? उसको खींचता है ताकि दूर तक चीजें दिखे, और छोटा करता है ताकि पास की चीज ऐसे फोकस करके देखे। तो इस एडजस्टमेंट को ही बोलते हैं एकोमोडेशन। क्लियर? नाउ
if an object is consideration is at a distance, for the image to form at the focal length has to be large. Here the ciliary muscle relaxes, thereby thinning the eye lens. The focal length increases and the image is formed perfectly on the. नहीं समझा, मैं समझा. ये लेंस, ठीक है, ये दो मेरे जो पाम है, ये सिलेरी मसल. अब मैं सिलेरी मसल्स को ऐसे खींच दूंगी, मतलब सिलेरी मसल मेरे लेंस को खींच देगा. खींच देने से क्या होगा, लेंस जो है लंबा और पतला हो जाएगा, यानी कि दूर से आने वाली जो लाइट से और ज्यादा आएगी. ठीक है, ज्यादा स्पेस या कर्वेचर मिलेगा उसको, यानी कि ये इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, अपर्चर ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है मेरे लेंस पे गिर सकेगी, यानी कि दूर की चीज भी मुझे दिखेगी. तो मेरे सिलेरी मसल्स ने क्या किया, वो रिलैक्स हो गया आराम से. ठीक है ना, आराम से रिलैक्स हो गया. ओके, और इस रिलैक्सेशन के प्रोसेस में मेरा लेंस क्या हो गया, थिन. और उस थिनिंग में क्या हो गया, सारी की सारी लाइट मेरे अंदर लेंस के अंदर आ पाई. क्लियर. और अंदर लाइट आ पाई, यानी दूर की चीज मुझे अब दिखेगी. क्लियर. इसी का उल्टा क्या होता है, इन द केस ऑफ नियर लाइंग ऑब्जेक्ट, पास में तो सिलेरी मसल क्या करेगा, और अपने आप को कंप्रेस करेगा, रिलैक्स नहीं कर रहा, वो आराम से नहीं है, एकदम बैठा हुआ, मतलब छोड़ दिया नहीं है, अब कंप्रेस करेगा, ऐसे ऐसे कंप्रेस करेगा. तो जो लेंस है वो भी ऐसे छोटा होता रहेगा. ट्रू, ऐसे छोटा होता रहेगा, यानी कि जो लेंस है उसका जो एपर्चर या कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा, एपर्चर कम हो जाएगा, यानी कि एकदम पास की चीजों को मैं ऐसे करके फोकस कर पाऊंगी, ऐसे. ठीक है, सो द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरबाय thickening the lens. This causes a reduction in the focal length of the ideal image formation. Now the range of the human vision is from 25 centimeter, which is near point, to infinity, which is far point. और इसी near और far के पार चीजों को हम लोग एडजस्ट करते हैं, which is our power of accommodation. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट केस 1 देखते हैं हम. टू सी फार ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल रिलैक्स्ड, आई लेंस थिन और फोकल लेंथ इंक्रीज. कैसे, यहाँ से तो हमें कुछ समझ में आएगा नहीं. केस 1 देखते हैं. मुझे दूर की चीज देखनी है, तो मैं अपनी आंखों को क्या करूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी ना. दूर की चीज देखनी है, तो मेरा जो मेरा लेंस है, ये जो मेरा सिलियरी मसल, ये और इधर की तरफ खींचेगा, रिलैक्स हो जाएगा. ये मेरा सिलियरी मसल, ये रिलैक्स हो गया, यानी कि और खींच जाएगा, तो ये और लंबा हो जाएगा लेंस, और थिन हो जाएगा. क्लियर. थिन हो जाएगा तो इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, लेंस थिन हो जाएगा, और इसका अपर्चर बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज होएगा. जब मोटा लेंस होता है तो फोकल लेंथ यहाँ से ये फोकल लेंथ ज्यादा होता है. जब पतला लेंस होता है तो फोकल लेंथ दूर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि मैंने लेंस को पतला कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ बढ़ जाएगा. ठीक है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है. अब लेकिन ये क्वेश्चन है कि ये छोटे से बड़ा करना क्यों. अरे भाई, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, देखो, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो ये वाला लेंस, यहाँ से लाइट आ रही है, ये वाला कर पाएगा क्या, नहीं. पर ये वाला ले पा रहा है क्या उस लाइट को. हाँ, तो अगर मैंने लेंस को थिन नहीं किया तो दूर से आ रही सारी की सारी लाइट क्या मेरे आंख के लेंस के ऊपर आ पाएगी, नहीं. इसीलिए मेरे को लेंस को बड़ा करना है, पतला करना है, लंबा करना है, एपर्चर ज्यादा करना है. क्लियर हो गई. केस 1 समझ में आ गया आप लोगों को. तो केस 1 में अगर आपको अकोमोडेट करना है अपनी आई को कि आपको दूर की चीजें दिखे, उस केस में क्या करना पड़ता है, मसल को रिलैक्स कर दो, लेंस को पतला कर दो, और फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दो. ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं. उसी नियर ऑब्जेक्ट, पास में तो मेरे लेंस बेचारे को काम करना पड़ेगा. अब तो ये मेरा लेंस था, ठीक है, और ये मेरे मसल्स थे. अब बेचारा इसको छोटा करेगा, यानी प्रेशर डालेगा लेंस पे.
अब छोटा तो हो गया ऐसा, ठीक है, इन पे बहुत ज्यादा जोर आ गया, तो यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ ये छोटा क्यों करना, अरे यार लाइट सिर्फ यहाँ से आ रही है, बस यहाँ से, तो इतने सारे लेंस, इतने सारे जो लेंस में ये जो स्पेस, उसकी जरूरत क्या है, सारा का सारा उसको, सॉरी, सारा का सारा जो है वो इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके कम कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा, यस मोटा, ओके, और मेरे लेंस क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ देखो, ये जो लेंस था इसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर नियर रखा है, सिलियरी मसल बेचारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, करेंगे, ओके, लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा, थिक, ओके, और मोटे लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज। चलो एक बार और देख लेते हैं, मोटे लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज क्यों होता है। देखो बच्चा, ये है एक लेंस और ये है एक लेंस, यहाँ से डिसाइड होता है आपका फोकल लेंथ। लेट्स सपोज दिस इज द पार्ट इनसाइड द लेंस एंड दिस इज द पार्ट आउटसाइड द लेंस। तो इनसाइड में भी तो मोटे लेंस का पार्ट ज्यादा है ना, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे फोकल लेंथ। अब देखो मेरे यहाँ से अगर मैं देखूं तो इनसाइड द लेंस पार्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ मेरा इंक्रीज लगेगा, नहीं, देखो, नहीं, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आपका आंख, हाउ आर आई फोकसेस, कैसे करता है फोकस। चलो ये आ गया आपका, वही इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, ओके, इन्फिनिटी से यानी कि फार। तो आपका ये जो सिलियरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड ऑलरेडी है ना, okay, so this is something which you will not write, so in this case it will be relaxed, okay, in this case it is relaxed. Now here what will happen, the ciliary muscle will relax and your eye lens will be thin, ठीक है ना, थिन हो जाएगा, तो सारी की सारी लाइट जो देखो एंटर कर रही है वो सारी की सारी इसको कैप्चर करेगा और आई के रेटिना में इमेज बन जाएगी, लेंस थिन हो गई, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये रिलैक्स नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को क्या कर दिया, देखो मोटा कर दिया, तो थिक बना दिया। तो पास की चीजों में से जब भी लाइट आएगी तो लेंस हो जाएगा मोटा और इमेज बनेगी आपकी रेटिना पे, क्लियर हो गई, इज दिस क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज myopia. Before writing or going into myopia, go back to the previous slides and take a screenshot, make a notes, and we are going to do the defects of eye, and the first one which is myopia. All right, I hope you have noted down all the important points on the diagram. Let's start with myopia. Now what is myopia? Myopia is nothing but the defect. What is defect? Now if my eyes are normal, so I'm not wearing any glasses, okay. Now what if my ciliary muscles or my lens or any part of the eye is not working properly, what part, we'll see here, it is not working properly and you're not able to see the things clearly. Let's suppose 25 centimeter near point है, 30 centimeter में कोई चीज रखी आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, इन्फिनिटी आपकी रेंज है, तो मेरे सामने जो बोर्ड रखा होता है क्लासरूम में बैठे हुए मुझे दिख नहीं रहा, तो हो गया ना आपकी आंख में कुछ गड़बड़ी, यानी कि उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आई। So we have defects of the eye and the first defect is myopia which is called near sightedness, ठीक है ना, near sightedness. Now a person can see nearby object clearly but cannot see the distance object clearly. इसका मतलब पास की चीज तो मुझे अच्छे से दिख रही है, तभी इसका नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, मतलब नियर साइटेडनेस है बट फार नहीं दिख रही, ऐसे याद रखोगे, कैसे, नियर साइटेडनेस या फिर दूसरा करेंगे फार साइटेडनेस, ठीक है। सो नियर साइटेडनेस इज मायोपिया, जिसमें क्या है, नियर की चीज दिख रही है, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेड है बट फार साइटेड नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, आपको पास की चीज तो दिख रही है पर आपको दूर की चीज नहीं दिख रही है, ओके।
नाउ इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. ये कैसे होगा? नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ठीक है, तो नाउ यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि अगर मेरा नॉर्मल आई है जो कि यहाँ पे रेटिना में इमेज फॉर्म करता है, तो अगर मेरा मायोपिक आई है, अगर मुझे मायोपिया है, तो अब यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्म होगा. अगर यहाँ विट्रस ह्यूमर में इमेज फॉर्म हो गई, तो क्या ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जा पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व की कनेक्शन कहाँ से है? रेटिना से. तो यानी कि इमेज तो ब्रेन तक जाएगी ही नहीं, यानी कि वो चीज आपको दिखेगी नहीं. ठीक है ना. इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो वो पहले ही फोकस हो गया. ओके. दूसरा, स्ट्रेचिंग ऑफ द आई बॉल. आई बॉल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया. दोनों ही केस को अभी हम स्टडी करेंगे ना. ये आई दिख रहा है आपको? अब मायोपिया आई में क्या होता है कि दूर रखा हुआ एक कैंडल जो है, ठीक है, दूर रखा हुआ कैंडल, मेरे आंख के अंदर ये लाइट आ रही है, प्यूपल से घुसी, क्रिस्टलाइन लेंस क्या हुआ कि मेरे जो मसल है इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट करा, यानी कि इसको ऐसे मोटा कर दिया. इस केस में क्या हो जाएगा मेरा? ये थिक हो जाएगा. पढ़ा था ना अभी हमने अच्छे से. थिक हो जाएगा. थिक हो गया तो जो चीज यहाँ बननी चाहिए थी वो पहले ही बन गई. अब पहले बन गई यानी रेटिना पे नहीं बनी. अगर कोई चीज थिक हो जाएगी, उसका कर्वेचर थिक हो जाएगा बेटा, तो वो पहले फोकस हो जाएगा. ठीक है ना. थिक का फोकस पॉइंट कम होता है, थिन का फोकस पॉइंट ज्यादा होता है, बताया था ना मैंने. तो वो पहले फोकस हो जाएगा, यानी रेटिना पे तो बना ही नहीं. रेटिना पे नहीं बना तो ऑप्टिक नर्व जो जा रहा है यहाँ से, ये आपके ब्रेन तक नहीं लेके जाएगा. क्लियर हो गई? प्लीज डोंट थिंक दिस एज ऑप्टिक नर्व. दीज आर ब्लू एंड रेड इन कलर. दीज आर वेसल्स. ओके, blood vessels. Now let's see what is it written here. It is done by using concave lens and the of appropriate power. In a myopic eye, image of a distant object is formed in front of the retina, not on the retina. So not on the retina but in front of the retina. And what can be done for this eye? This is corrected by a lens. And what is that lens? हमें वो लेंस चाहिए जो हमारे लाइट को और दूर तक, you know, दूर तक फोकस करवाए. तो जो चीज दूर तक फोकस करानी होती है वो कौन सा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस. उस डाइवर्जिंग लेंस का नाम क्या होता है? कनकेव लेंस. तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? कनकेव लेंस से. देखो कैसे करते हैं. तो क्या हो रहा है, ये हमारा दूर का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस इज द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई. ठीक है, तो यहाँ दूर से जा रहा है, ये है, और ये फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी. मतलब ये जो है ये इंफिनिटी नहीं है, ये कोई पास की चीज है. इंफिनिटी तो बहुत दूर होती है. तो यहाँ से यहाँ तक जाकर के तो रेटिना में बन रही, लेकिन अगर इंफिनिटी की बात करें तो वहां पे हमारा जो फोकस है वो रेटिना पे नहीं होता, विच वी सॉ इन द लास्ट स्लाइड. अब इसको मुझे ठीक कैसे करना है? लेट्स सपोज मेरा लाइट जो है, अब देखो पैरेलली आ रहा है. पैरेलली आ रहा है मतलब इंफिनिटी से आ रहा है. अब इंफिनिटी से आ रहा है, आकर के कहाँ फोकस हो रहा है? मेरे कनकेव लेंस में. ठीक है, कनकेव लेंस में आया तो यानी कि लाइट और थोड़ी डाइवर्ज हो गई. ठीक है, कन्वर्ज नहीं हुई. कन्वर्ज तो ये करवाएगा क्योंकि ऑलरेडी लेंस थिक हो रही है, यानी कन्वर्ज और ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए डाइवर्ज करवाया. डाइवर्ज कराने के बाद जब मैंने दोबारा इससे कन्वर्ज कराया, अब मेरा जो फोकस है वो रेटिना पे पड़ रहा है. क्लियर बात? So, the concave lens is placed in front of eye, forms a virtual image of a distant object at a far point f of the myopic eye. ठीक है, तो now इसकी हेल्प से हमने इसको थोड़ा और डाइवर्ज करवाया. डाइवर्ज कराने के बाद फर्दर कन्वर्जिंग पे मेरा जो इमेज है वो रेटिना पे बन गया. क्लियर? तो ये है मेरा करेक्शन. नाउ दूसरा जो मेरा डिफेक्ट है आई का वो है हाइपरमेट्रोपिया. ओके, हाइपरमेट्रोपिया ऐसे पढ़ना. हाइपरमेट्रोपिया क्या है? बिल्कुल उसका उल्टा. मुझे नियर साइटेडनेस है, मतलब मेरे को नियर की साइटेडनेस दिख रही है, नियर साइटेड है मेरा, लेकिन फार साइटेड नहीं है, मतलब मेरे को मायोपिया है. इसमें क्या होगा? फार साइटेड है
यानी फार साइटेडनेस है ये, और पास की चीज दिख नहीं रही है। समझ गए? चलो, अब क्या हो रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड द फार साइटेडनेस। मुझे दूर की चीज तो परफेक्टली दिख रही है, पास की चीज दिख ही नहीं रही है। यानी जो लोग जिसे बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, अच्छा ये ज्यादातर किस में होता है पता है? ये ज्यादातर एल्डरली लोगों में होता है, ठीक है? तो उन्हें बुक्स पढ़ने में या पास की चीजें देखने में तकलीफ होती है, वो ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है? दूर की चीज भले परफेक्टली दिख रही हो। उस केस में क्या हो रहा है देखो, नॉर्मल विजन क्या होता है? नॉर्मल विजन में लाइट आई और रेटिना पे बन गया, ये है फोकस पॉइंट। मायोपिया में क्या होता है देखो, कि पहले चीज आई और आके रेटिना से पहले ही बन गई। अब हाइपरमेट्रोपिया में पता है क्या होगा? रेटिना के बाद बनेगी जा करके। लेट्स सी कैसे होगा। Affected person can see the far object clearly but cannot see the near object. This is your hypermetropia. This was for myopia. Okay. Now, the near point of the eye moves away. That is, जो 25 सेंटीमीटर था, अब वो नियर पॉइंट नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें दिख ही नहीं रहा ढंग से। समझ रहे हो? अब मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है तब जाके दिखेगा, तो वो मूव अवे हो गया ना मेरे आँख से। मतलब मैं पास की चीज़ नहीं देख पा रही हूँ, मैं दूर की देख पा रही हूँ। तो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ मेरा बुक मुझे नहीं दिखेगा, मुझे 35 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर पे मुझे दिखेगा। क्लियर? तो इट मूव्स अवे। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब यही बात मैं आपको कह रही थी। ये देखो, इस केस में क्या हो रहा है? मायोपिया में क्या हो रहा है? मायोपिया में हो रहा है कि आपका इमेज रेटिना से पहले बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना आपका इमेज, फोकल पॉइंट यहाँ हो जा रहा है मायोपिया में। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा? यहाँ नहीं, यहाँ बनता है, मतलब रेटिना के पार चला जाएगा। रेटिना के पार चला जाएगा तब भी आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखती। क्या हो रहा है कि आपको कोई पास की चीज आ रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे, यहाँ से अब आपको चीजें फोकस करवानी है। ये मेरा नियर पॉइंट है विच इज माई 25 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ से फोकस करवाते हुए आपका जो ये आई लेंस है वो इतना ज्यादा थिन हो गया है, रिलैक्स हो गए हैं उसके जो मसल्स है ये वाले, कि उसने पूरे लेंस को थिन कर दिया। अब यहाँ बनेगा आपका फोकस, यहाँ फोकस बनेगा, तो ये मेरा रेटिना यहाँ नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपका इमेज ब्रेन तक नहीं पहुंचा। अब क्या होता है, ये 25 जो है शिफ्ट होके में भी 45 सेंटीमीटर होता है। अब बुक ऐसे रख के पढ़ोगे आप, ठीक है? पर वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है अभी देखेंगे। व्हाट इज इट? इट इज डन बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। मतलब मुझे कन्वर्ज कराना है, मुझे पहले फोकस करवाना है, तो मुझे कन्वर्ज कराना पड़ेगा of appropriate power in a hypermetropic eye. Image of a distance object formed behind the retina, not on the retina. Clear? Now, अब मैंने इस पे एक लेंस लगाया विच इज माई कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस पहले ही कन्वर्ज करवाएगा, ठीक है? तो क्या हो रहा है, इट इज डन बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, ठीक है? Now correction of hypermetropia, the convex lens placed in front of the eye forms a real image of a near object on the retina. क्या हो रहा है, अब मैंने अपने आँख के सामने एक कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कन्वेक्स लगा दिया। अब वो और थोड़ा सा ये लाइट गई, अब ये नियर पॉइंट है, दिस इज माई 25 सेंटीमीटर। लाइट गई, अब इसने कन्वर्ज करवा दिया, डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज, और थोड़ा ऐसे कर दिया कन्वर्ज। अब जो मेरा जो फोकस बनेगा वो मेरा रेटिना के ऊपर ही बनेगा और मैं परफेक्टली 25 सेंटीमीटर देख पाऊंगी। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। इस केस में ये ऐसा होता क्यों है बेटा? क्योंकि ये जो सिलेरी मसल्स है ना, ये सिलेरी मसल्स इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि ये उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसके कर्वेचर को ज्यादा कर ही नहीं पाते, मोटा कर ही नहीं पाते, वो रिलैक्स्ड ही रह जाते हैं। और ऐसा जनरली हो जाता है व्हेन योर रिलेरी मसल्स आर एक्चुअली वेरी 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 टायर्ड और एज्ड मे बी। तो ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं एज्ड पर्सन में। क्लियर? So advantage of the eye, advantage of eyes in front of the face. आपका जो आई है ये हमें एक्चुअली पहले लेना चाहिए था, लेकिन अभी मैं अभी ले रही हूँ। हमने सब कुछ आई के बारे में जान लिया, डिफेक्ट्स बारे में जब भी देख लिया। तो अब एक बात बताओ, आपकी जो आई है, ये जो आई है ये फेस के सामने ही क्यों है? सामने इसलिए है, अगर यहाँ होता तो आप सिर्फ ऊपर का देख पाते,
इधर नीचे कुछ देख पाते हैं? नहीं। तो सामने इसलिए क्योंकि आपको पूरा वाइडर व्यू मिलता है, ठीक है? सामने का पूरा वाइडर व्यू मिलता है। और दूसरा, इट प्रोवाइड्स थ्री डायमेंशनल इमेज। थ्री डायमेंशन मतलब आप ऊपर भी देख पा रहे हो ऐसे, साइड भी देख पा रहे हो, इस साइड भी देख पा रहे हो, नीचे भी देख पा रहे हो, सामने तो देख ही रहे हो, तो आपको थ्री डायमेंशनल इमेज मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ होता तो क्या नीचे देख पाते? यहाँ होता देख पाते? यहाँ होता इधर का देख पाते? नहीं। तो सामने इसलिए है ताकि आपको वाइडर व्यू मिले और थ्री डायमेंशनली आप पूरे डायरेक्शंस में देख सको। क्लियर? नाउ आई होप this part of the chapter which I told you earlier, its defects, the structure, the intricate details, छोटी छोटी बातें आई की, फार पॉइंट क्या है, accommodation क्या है, नियर पॉइंट क्या है, डिफेक्ट्स कौन से, उनको ठीक कैसे कर रहा है, these all concepts are now clear. You can take screenshot, make a note, but do it thoroughly because you will definitely get questions from this part in your board exams. Clear? Now the next part, which is the colorful world, how you're seeing the colors in the world, is the other part of the chapter, and we are going to do that part in our next lecture in the next session. Till then, thank you and study well.